हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सिलेक्टेबल मार्कर स्टडी किया था। हाउ एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन आर यूज्ड टू डिटेक्ट ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एज वेल एज recombinant and non-recombinant respectively. But when we are doing the recombinant DNA technology and taking in consideration these two antibiotic resistant gene as a selectable marker, then this process is found to be more lengthy and complicated. So in order to avoid the complication, we also have another option, that is a second type of artificial or synthetic plasmid known as PUC. Small p means plasmid यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। इस प्लाज्मिड को यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में कंस्ट्रक्ट किया गया था, इसीलिए इसका नाम शॉर्ट फॉर्म में या नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग लिखा जाता है PUC. दिस प्लाज्मिड कंटेन वन specific gene which act as a marker. Suppose this is complete plasmid and this particular segment of DNA, that is gene, is LAC-Z gene. लैक ओपेरॉन में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्ट्रक्चरल जीन 3 होते हैं, ZYA. Z gene is responsible to synthesize an enzyme. The name of enzyme is beta galactosidase, which act on the polymer, that is lactose, and cut it into or break down into two different monomer, glucose and galactose. ये लैकोपेरॉन में हमने पढ़ा था। अभी इस PUC में इस LAC-Z जीन को यहाँ पे रखा गया है एज अ सिलेक्टेबल मार्कर। अगर ये जीन एक्टिवेट होता है तो ये प्रोड्यूस करेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज। नॉर्मली क्या होता है कि सॉरी, इस प्लाज्मिड को अगर आप बैक्टीरिया में ट्रांसफर करते हैं लाइक दिस, जीन इज एज इट इज, ये जीन जैसा का वैसा है, मतलब एक्टिव फॉर्म में है LAC-Z जीन, और आप इस बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट मीडियम पर रखते हैं। न्यूट्रिएंट मीडियम में आपने क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट ऐड किया है। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट यानी ऐसा एक केमिकल होता है जो कलर प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। अब ये बैक्टीरिया में प्लाज्मिड एक्टिवेट हो जाएगा क्योंकि साइटोप्लाज्म के सारे एंजाइम यूज कर लेगा, और ये जो एंजाइम जब अपना प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन का नाम रहेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, विच इज वन ऑफ द काइंड ऑफ एंजाइम। इन प्रेजेंस ऑफ दिस बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस ब्लू कलर अराउंड इटसेल्फ। यानी सिंपल कहने का मतलब यह है कि पेट्री डिश में जो न्यूट्रिएंट मीडियम होता है वो व्हाइट कलर का है, उसमें आपने क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट ऐड कर लिया, वो भी व्हाइट ही है या ट्रांसपेरेंट है। लेकिन जब आप बैक्टीरिया को उस न्यूट्रिएंट मीडिया के ऊपर रखते हैं, बैक्टीरिया के अंदर LAC-Z जीन है, वो LAC-Z जीन ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट होने के बाद बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा। बीटा गैलेक्टोसाइडेज बैक्टीरिया के अंदर बना, जिसकी वजह से बैक्टीरिया के साइड में ब्लू कलर प्रोड्यूस हो जाएगा। हमको ये ध्यान में रखना है कि अगर बैक्टीरिया के सराउंडिंग में ब्लू कलर आता है तो इसका मतलब ये कि LAC-Z जीन एक्टिवेट फॉर्म में प्रेजेंट है। ओके, पॉइंट नंबर 1। नाउ पॉइंट नंबर 2, इन केस ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, द सेम जीन, दैट इज LAC-Z जीन, कंटेन रिस्ट्रिक्शन साइट और रिकॉग्निशन साइट। जिस पोजीशन के ऊपर LAC-Z जीन है, सेम उसी पोजीशन के ऊपर रिकॉग्निशन साइट है BAM-H1 की या किसी और पर्टिकुलर एंजाइम की, जो हम चाहे वैसा उसको बना सकते हैं क्योंकि कंस्ट्रक्टेड प्लाज्मिड है ये। तो जब आप BAM-H1 एंजाइम इस प्लाज्मिड के ऊपर अप्लाई करते हैं और सेम BAM-H1 एंजाइम से आपने डिजायर्ड जीन को आइसोलेट किया, सेपरेट किया, तो होगा ये कि BAM-H1 इस प्लाज्मिड को कंप्लीटली स्कैन करता है और रिकॉग्निशन साइट मतलब यहां से कट कर देगा। तो सपोज प्लाज्मिड इस तरीके से ओपन हो गया। एक सेम टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको ये प्लाज्मिड भी ऐड करना पड़ेगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट भी ऐड करना पड़ेगा।
दोनों भी डीएनए मॉलिक्यूल BAM-H1 से क्लीव किए गए हैं, इसीलिए यहां पे जो अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड रहेंगे उसके कॉम्प्लीमेंट्री इस साइड में रहेंगे, यहां पे जो अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड है उसके कॉम्प्लीमेंट्री जीन ऑफ इंटरेस्ट के सेकंड एंड पर प्रेजेंट है। अब क्योंकि ये दोनों कॉमन टेस्ट ट्यूब में आ चुके हैं, आपने उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर लाइगेज एंजाइम ऐड किया, डीएनए लाइगेज। लाइगेज का काम होता है कि स्टिकी एंड या कोहेसिव एंड को फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ज्वाइन करके कनेक्ट कर दिया जाए। तो ये एंड जीन का फर्स्ट एंड प्लाज्मिड के फर्स्ट एंड से ज्वाइन हो जाएगा, जीन का सेकंड एंड प्लाज्मिड के सेकंड एंड से ज्वाइन हो जाएगा, और आपको रिजल्टेंट डीएनए कुछ इस तरह से दिखाई देगा। दिस इज प्लाज्मिड एंड विद इन दैट पर्टिकुलर प्लाज्मिड दिस इज योर जीन ऑफ इंटरेस्ट। सो दिस डीएनए इज कॉल्ड एज rDNA, that is recombinant DNA. Recombinant DNA is also called as what? Chimeric DNA. Now when you transfer this recombinant DNA into the bacterial host cell, अब आपने इस recombinant DNA को बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म कर दिया। बैक्टीरिया में जाने के बाद अब देखें कि यहां पर LEC-Z जीन इनएक्टिव हो चुका था BAM-H1 की एक्टिविटी की वजह से, और उस इनएक्टिव पोर्शन के दरमियान आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड कर दिया, मतलब इंसर्ट कर दिया। सो जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंसर्टेड एंड LEC-Z जीन गेट इनएक्टिवेटेड। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज इंसर्शनल डीएक्टिवेशन। insertional deactivation. Just a minute. ओके, तो इंसर्ट कौन सा जीन हुआ? जीन ऑफ इंटरेस्ट। और डीएक्टिवेशन कौन हो गया या डीएक्टिवेट कौन हो गया? LEC-Z जीन। अब ये बैक्टीरिया जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, LEC-Z जीन इनएक्टिव स्टेट में है, आप इस बैक्टीरिया को अगर न्यूट्रिएंट मीडियम पे रखते हैं तो ये बैक्टीरिया बीटा गैलेक्टोसाइडस प्रोटीन नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि उसका LEC-Z जीन इनएक्टिवेट हो चुका है। तो जीन इनएक्टिवेट हो गया तो अपना प्रोटीन भी नहीं बना पाएगा। और अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं बन पाया या प्रोटीन नहीं बन पाया तो ये बैक्टीरिया अपने सराउंडिंग में ब्लू कलर भी प्रोड्यूस नहीं करेगा। इस तरह से आप लोग पहचान सकते हैं कि दो या दो से ज्यादा बैक्टीरिया अगर आपने न्यूट्रिएंट मीडियम पर रखा है तो कौन सा बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा बैक्टीरिया नॉन रिकॉम्बिनेंट है। ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है इसलिए ब्लू कलर प्रोड्यूस करेगा, और जो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया रहेगा यानी ऐसा बैक्टीरिया जिसने अपने अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफॉर्म किया या एक्वायर किया है, वो अपने आसपास में ब्लू कलर प्रोड्यूस बिल्कुल भी नहीं करेगा। सो दिस इज द केस ऑफ PUC, दैट इज प्लाज्मिड विच इज कंस्ट्रक्टेड इन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड एज इंसर्शनल डीएक्टिवेशन। ये आपके पास में लिख लीजिए या बुक के अंदर से एक मर्तबा मार्किंग कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो बच्चों हमने देखा कि किस तरह से फॉरेन जीन, जिसको आप एलियन डीएनए भी कह सकते हैं, इस एलियन डीएनए को प्लाज्मिड के साथ अटैच करके लाइगेट करके किस तरह से बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। बैक्टीरिया को पहले कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, जो मैं ऑलरेडी पहले के लेक्चर में ले चुका हूं। बैक्टीरिया को कैल्शियम डाइवैलेंट से ट्रीट करेंगे ताकि सेल वॉल परमिएबल बन जाए। फिर हीट शॉक, मतलब पहले आइस पर रखेंगे, फिर 42 डिग्री सेल्सियस, फिर आइस पर, फिर 42 डिग्री, अल्टरनेट करते जाएंगे, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की एबिलिटी बढ़ जाएगी डीएनए को पिकअप करने की। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज टू मेक ability or to increase the ability of bacteria to acquire the DNA molecule, that is to make competent of the host cell। लेकिन कुछ और तरीके भी हैं जिनकी मदद से आप फॉरेन जीन या एलियन डीएनए को प्लांट सेल या एनिमल सेल में ट्रांसफर कर सकते हैं। प्लांट सेल में बगैर बैक्टीरिया के डीएनए को किस तरह से ट्रांसफर किया जाएगा, इस बात की जब डिस्कवरी हुई तो हमारे सामने एक बैक्टीरिया का नाम आ गया। उस बैक्टीरिया का नाम है एग्रोबैक्टीरियम tumefaciens. This Agrobacterium tumefaciens is also called as natural genetic engineer। natural genetic engineer, इस टर्म के ऊपर क्वेश्चन आते हैं
कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। 4 ऑप्शन है आपके पास में, तो आपको ये बात याद रखनी है कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन को नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि मान लीजिए कि आपके पास डाइकॉट का प्लांट है, यहाँ पे रूट सिस्टम है, प्राइमरी टैप रूट, दिस इज द प्लांट ऑफ डाइकोटिलिडॉन। सॉइल में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन नेचुरली पाए जाते हैं। ये एग्रोबैक्टीरियम रूट में पेनिट्रेट होते हैं और रूट के कॉर्टिकल सेल के न्यूक्लियस में अपना जीनोम पेनिट्रेट कर देते हैं। यस, मैं फिर से रिवाइज करता हूं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन डाइकोटिलिडोनस प्लांट के रूट में पेनिट्रेट होता है और अपना प्लाज्मेट, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन अपना प्लाज्मेट रूट में जो कॉर्टिकल सेल्स हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं, कॉर्टिकल सेल के न्यूक्लियस में एग्रोबैक्टीरियम अपना प्लाज्मिड पेनिट्रेट कर देता है। रूट सेल के जीनोम के साथ जब वो प्लाज्मिड इंटीग्रेट हो जाएगा तो प्लाज्मिड के ऊपर जितने जीन्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे और अपना अपना प्रोटीन प्रोड्यूस करेंगे। उसी प्लाज्मिड पर, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन के प्लाज्मिड पर एक जीन ऐसा है जिसे टीडीएनए कहते हैं, एंड दिस टीडीएनए इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफर प्लाज्मिड into the genome of रूट सेल और रूट कॉर्टिकल सेल लिखे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये टीडीएनए प्लाज्मिड के ऊपर का एक जीन है जो पूरे प्लाज्मिड को ले जाता है और रूट सेल के न्यूक्लियस तक ले जाके छोड़ देता है। उसी प्लाज्मिड के ऊपर एक और जीन है जिसे वायरुलेंट जीन कहते हैं। वो जीन जब न्यूक्लियस में जाने के बाद इधर एक्टिवेट हो जाएगा तो वो जीन ट्यूमर कॉज करता है। रूट में जो सेल्स हैं वो अनकंडीशनली और अनकंट्रोली डिवाइड होते हैं, बहुत बड़ा ट्यूमर बन जाता है जिसे हम एनिमल के फॉर्म में कैंसर भी कह सकते हैं। और ये ट्यूमर एक पर्टिकुलर प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जिसको ये बैक्टीरिया खाएगा, इंजेस्ट करेगा। तो बैक्टीरिया को ट्यूमर से प्रोटीन खाने के लिए मिल गया और रूट सेल्स जो है उसके अंदर बैक्टीरिया का प्लाज्मिड गया जिसने डिसीज कॉज किया, ट्यूमर फॉर्म ऑफ डिसीज। तो हम लोग क्या करते हैं नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग में, मान लीजिए ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन है, ये इसका प्लाज्मिड है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन के प्लाज्मिड को टीआई प्लाज्मिड के नाम से जाना जाता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। टीआई का फुल फॉर्म ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। तो मान लीजिए इस प्लाज्मिड को आपने यहां से आइसोलेट किया, ये प्लाज्मिड है। इस प्लाज्मिड के ऊपर 2 इंपॉर्टेंट जीन होते हैं, एक है टीडीएनए, मान लीजिए दिस इज टीडीएनए विच इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफर द प्लाज्मिड फ्रॉम बैक्टीरिया इनटू द रूट सेल, एंड सेकंड इंपॉर्टेंट जीन इज सपोज दिस, एंड दिस सेकंड इंपॉर्टेंट जीन इज वायरुलेंट जीन which is responsible to cause the tumor in the root cells। तो हम लोगों ने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन का नेचुरल प्लाज्मिड आइसोलेट कर लिया और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से ये वायरुलेंट जीन को रिमूव कर दिया हम लोगों ने, और वायरुलेंट जीन के जगह पर हमने डिजायर सेगमेंट ऑफ डीएनए लाइगेट कर दिया, मतलब कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम। तो देखिए हमको एक बेनिफिट ये हुआ कि जो जीन ट्यूमर कॉज कर रहा था, मतलब पैथोजेनिक जीन, वो निकल गया, रिमूव हो गया, और उसकी जगह पर हमने हमारे यूजफुल डीएनए दैट इज डिजायर जीन ऐड कर दिया। तो ये बन गया आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए। वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए इस तरह से दिखाई देगा, दिस इज कंप्लीट प्लाज्मिड, दिस इज टीडीएनए। टीडीएनए रखना बहुत जरूरी है क्योंकि टीडीएनए के बगैर प्लाज्मिड रूट सेल में नहीं जा पाएगा। और ये है आपका डिजायर डीएनए, दैट इज जीन ऑफ इंटरेस्ट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एलियन डीएनए। नाउ दिस प्लाज्मिड इज रिकॉम्बिनेंट, और इस प्लाज्मिड को वापस से आप दूसरे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन सेल में डालेंगे, नेचुरल प्लाज्मिड निकालकर रिप्लेस किया जाएगा इस प्लाज्मिड से, और उस बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट मीडिया पे रखा जाएगा। न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर वो बैक्टीरिया जब डिवाइड होगा, बहुत सारे डॉटर बैक्टीरिया की कॉलोनी बनेगी, तो हर डॉटर बैक्टीरिया में सेम इसकी यही प्लाज्मिड की नंबर ऑफ कॉपीज रहेगी। मतलब अगर मान लीजिए
कि आपने एक बैक्टीरियम में इसको ट्रांसफर किया, सपोज दिस इज बैक्टीरिया, ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, इसकी वजह से जितने बैक्टीरिया बनेंगे, 10 बैक्टीरिया बन गए मान लीजिए, तो हर बैक्टीरिया में इसकी एक एक कॉपी रहेगी, मतलब आपके डिजायरेबल जीन की 10 कॉपीज बन गई इन टी.आई. प्लाज्मिड। अब वो 10 के 10 बैक्टीरिया, 10 में एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, कॉलोनी होती है पूरे बैक्टीरियाज की। ये पूरी कॉलोनी आप उस प्लांट के रूट के पास में रख दें जिस प्लांट में आप ये ग्रीन कलर का जीन ऑफ इंटरेस्ट सेंड करना चाह रहे हैं। तो ये बैक्टीरिया सबके सब रूट के करीब रहेंगे, बैक्टीरिया रूट में आएंगे और उनकी आदत ही है कि टी-डीएनए की वजह से अपना प्लाज्मिड बैक्टीरिया से कॉर्टिकल सेल के न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसफर कर दें। तो यही होगा, टी-डीएनए प्लाज्मिड को लेकर जाएगा कॉर्टिकल सेल के जीनोम के अंदर, यानी कॉर्टिकल सेल के न्यूक्लियस के अंदर, साथ ही साथ आपका डिजायरेबल जीन भी चला गया। अब ये डिजायरेबल जीन एक्टिवेट होगा और जो प्रोटीन आप प्लांट में इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं वही प्रोटीन प्लांट में इंट्रोड्यूस भी हो जाएगा। So this is the method through which gene can be introduced into the plant cell. It is natural method. इसमें थोड़ा बहुत आर्टिफिशियल मेथड भी हमने यूज किया है। एक कंप्लीटली आर्टिफिशियल मेथड है जिसकी मदद से आप जीन को प्लांट सेल में ट्रांसफर कर सकते हैं। जीन, दैट इज जीन ऑफ इंटरेस्ट, इनटू प्लांट सेल, एंड दैट पर्टिकुलर मेथड इज कॉल्ड एज बायोलिस्टिक मेथड। Biologistic method is also known as gene gun method. इस जीन गन मेथड में आपको क्या करना है कि जो आपका डिजायरेबल प्लांट है जिसमें आप जीन इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, उस प्लांट का लीफ डिटैच कर लीजिए, लीफ को आप रखिए और इसके ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, गन लाइक इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉल्ड एज बायोलिस्टिक। इस पाइप के अंदर आपको गोल्ड पार्टिकल्स या फिर टंगस्टन पार्टिकल लेना है, गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल। इन पार्टिकल पर पहले ही आप डिजायर जीन को कोट कर देंगे। सपोज दिस इज सिंगल गोल्ड पार्टिकल, इस गोल्ड पार्टिकल के ऊपर आपने जीन की कॉपीज को अटैच कर दिया, कोटिंग कर दिया। कोटेड पार्टिकल को गन में ऐड करना है और ऊपर से ट्रिगर को, मतलब हाई प्रेशर को प्रेस करना है। सो व्हेन यू आर अप्लाइंग द हाई प्रेशर, very high frequency with very high velocity, these gold or tungsten particle get bombarded into the leaf। और particles की ability ये होती है कि particle मेसोफिल सेल के न्यूक्लियस तक के पहुंच करके डिसॉल्व हो जाते हैं। उन पार्टिकल के साथ साथ जीन भी जाता है, लेकिन जीन डिसॉल्व नहीं होगा, बल्कि वो जीन मेसोफिल सेल के न्यूक्लियस के डीएनए के साथ इंटीग्रेट होकर के अपनी एक्शन शो कर देगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर लीफ को तो हमने प्लांट से डिटैच कर लिया, अब उसमें जीन चला गया तो क्या फायदा, क्योंकि ये लीफ तो डेथ लीफ हो गया। ऑफ कोर्स डेथ हो गया, लेकिन जिस पार्ट में आपने बम्बॉर्डिंग की, इस पार्ट में मान लीजिए जीन इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो इस पीस को आप एज अ एक्सप्लांट यूज करेंगे और न्यूट्रिएंट मीडियम पर रख के प्लांट टिश्यू कल्चर मेथोडोलॉजी की सारी स्टेप्स यूज की जाएगी। फिर ये एक्सप्लांट एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा और उस नए प्लांट में इसी लीफ के सभी सेल क्लोन होते चले जाएंगे। मतलब उस नए प्लांट में जो पीटीसी के थ्रू बना, प्लांट टिश्यू कल्चर के थ्रू बना, उसमें हर सेल के अंदर डिजायरेबल जीन की एक एक कॉपी आएगी। दिस इज मेथड फॉर ट्रांसफर ऑफ जीन इनटू द प्लांट सेल। नाउ अनदर मेथड टू ट्रांसफर जीन इन एनिमल सेल इज you can also transfer gene into animal cell. There are again two method, half natural method, completely natural नहीं है ये, तो इसको half natural आप लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर है, and second one is artificial method. ये half natural method में क्या होगा कि आप बैक्टीरियोफेज या फिर बैक्टीरियोफेज नहीं, वायरस को लेंगे। इस वायरस के पास में अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब डीएनए। इस डीएनए के ऊपर एक जीन वायरुलेंट है जो कैंसर कॉज कर सकता है, तो आपको वायरस से पहले डीएनए निकाल लेना पड़ेगा। उस डीएनए से वायरुलेंट जीन जो कैंसर कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको रिमूव करना है और उस कैंसरियस जीन की जगह आपका डिजायरेबल जीन ऐड करना है यहां पर इस तरह। This process is called as disarmed,
वायरल जीनोम। वायरल जीनोम को आपने डिसआर्म कर दिया, मतलब उसमें जो पैथोजेनिक जीन था उसको निकालकर डिजायरेबल जीन इंट्रोड्यूस कर दिया। अब जो एनिमल सेल है इसके ऊपर इस वायरस को सेंड कर दीजिए। वायरस की आदत होती है कि वो अपना जेनेटिक मटेरियल होस्ट सेल के अंदर पेनिट्रेट करता है, तो ये हाफ जेनेटिक मटेरियल वायरस का खुद का है और हाफ जेनेटिक मटेरियल आपका डिजायरेबल जीन है जो आपने कंबाइन किया था। तो इस तरह से आप एनिमल सेल में वायरस के थ्रू जीन ऑफ इंटरेस्ट को सेंड कर सकते हैं। आर्टिफिशियल मेथड टू इंट्रोड्यूस जीन इनटू द एनिमल सेल, दैट आर्टिफिशियल मेथड इज कॉल्ड एज माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन में आपके पास में मान लीजिए एक एनिमल सेल है, इस एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस है। ओके, माइक्रो इंजेक्शन का जो सिरिंज है आपको न्यूक्लियस तक पेनिट्रेट करना पड़ेगा और यहां पर आप अप्लाई कर देंगे डिजायरेबल सेगमेंट ऑफ द डीएनए, दैट इज जीन ऑफ इंटरेस्ट। फिर पीछे से आप जब हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये जीन नीडल से होता हुआ सीधा न्यूक्लियस में जा पहुंचेगा, एक्टिवेट होगा और अपना डिजायरेबल प्रोटीन बनाएगा। सो दीज आर ऑल अबाउट द मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर और डिफरेंट मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफर इनटू प्लांट सेल एज वेल एज इन एनिमल सेल। So this is all about the recombinant DNA technology and transfer of the gene. Remaining portion we'll see in the next video lecture. Thank you very much. Have a nice day.